जब कुदरत अपनी झलक दिखाती है तो रूह कांप जाती है और ऐसा ही हुआ कुछ फ्लाइट 571 के साथ। ये फ्लाइट पहाड़ों में क्यों क्रैश हुई और इस क्रैश के दौरान बच जाने वाले लोगों को क्यों अपनी फैमिलीज और दोस्तों की बॉडीज का गोश्त खाना पड़ा। फ्लाइट 571 की कहानी को आप दुनिया का मौजज़ा भी कह सकते हैं और ये हादसा इतना खतरनाक है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा भी क्या है इस हादसे में और इसे एक खतरनाक क्रैश क्यों कहते हैं, ये सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं इज़न अब्बास और आपको हमारे चैनल क्राफ्ट एडिटर में वेलकम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई मुल्क से एक चार्टर्ड जहाज उड़ान भरता है जिसको चिली के कैपिटल सैंटियागो पहुंचना था। इस फ्लाइट में रग्बी प्लेयर्स, इनकी फैमिली और दोस्त अहबाब बैठे थे जो मैच देखने जा रहे थे। इस प्लेन में स्टाफ को मिलाकर टोटल 45 लोग थे। इस फ्लाइट को पहुंचने के लिए 3 घंटे का वक्त दरकार था। रास्ते में इसे एंडीज के पहाड़ों को पार करना था, लेकिन बदकिस्मती से मौसम खराब होने की वजह से इसे रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में ही लैंड करना पड़ता है। ये फ्लाइट रात वहीं गुजारती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 1972 को दोबारा सफर करने के लिए तैयार होती है। लेकिन मौसम अभी भी खराब था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि इस फ्लाइट का पायलट भी 29 बार सफर कर चुका है और इस वजह से उसे आइडिया था कि इन पहाड़ों से कैसे सफर करना है। पायलट के कॉन्फिडेंस की वजह से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर 2:18 पर रवाना हुई। सैंटियागो पहुंचने के लिए सिर्फ 1 घंटे का सफर और था। ये जहाज 18,000 की ऊंचाई पर था और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों को पार कर रहा था। आगे जाकर मौसम और खराब होने की वजह से पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था और विजिबिलिटी भी कम होती जा रही थी। जैसे भी करके पायलट ने सफर को पूरा करने की कोशिश की। 1 घंटे के बाद जब उसे लगा कि वो पहाड़ों को पार करके सैंटियागो पहुंच गए हैं तो उसने एटीसी से लैंडिंग की इजाजत मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज के पहाड़ों को पार कर लिया है। इन्होंने बताया जी हाँ, वो पार कर चुके हैं। तो एटीसी ने इन्हें इजाजत दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट की एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट ने प्लेन के एल्टीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया। जैसे ही जहाज नीचे आता है तो पायलट देखता है कि अभी वो पहाड़ों में ही मौजूद है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक देर हो गई थी और प्लेन का पीछे वाला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। ऐसा होने की वजह से पीछे की 3 सीटें हवा में उड़ जाती हैं और वो पैसेंजर हवा में ही खत्म हो जाते हैं। इस वजह से जहाज का राइट पर भी खराब हो जाता है और प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। इतनी देर में दूसरा पर भी पहाड़ी से टकराकर टूट जाता है। अब सिर्फ प्लेन का आगे वाला पार्ट ही बचा था जो 350 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और पायलट मारे जाते हैं। इस दौरान 33 लोग बच जाते हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत जख्मी थे और वो नहीं जानते थे कि वो कहां पर हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मील की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा था। यहाँ से बचकर कैसे निकला जाता ये किसी को मालूम नहीं था। अभी जो हुआ वो महज एक ट्रेलर था। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपका दिल दहल उठेगा। जख्मी पैसेंजर में से एक नैंडो पराडो नाम का शख्स था जिसके सर में चोट आने की वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि शाम होने वाली थी और रेस्क्यू टीम के पास इन्हें ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त भी मौजूद ना था और इस जगह रात गुजारना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि इस जगह रात को दर्जा हरारत -30 सेल्सियस तक हो जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना किए गए और उन्होंने एंडीज की उन पहाड़ियों को छान डाला, मगर इन्हें कहीं कुछ न मिला क्योंकि ये क्रैश ही एक ऐसी जगह हुआ था जहां सफेद बर्फ ही बर्फ थी और ये प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू को अंदाजा ही नहीं हो रहा था। रात होने की वजह से रेस्क्यू रुक गया। पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि सिर्फ आज की ही रात है, कल कोई न कोई बचा लेगा और उन्होंने वो खतरनाक रात प्लेन में ही गुजारी। लेकिन 5 लोग उनमें से शदीद ठंड की वजह से मर जाते हैं और पीछे रह जाने वालों की तादाद 28 रह जाती है। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 11 जहाज भी मिलकर बर्फ में ढके सफेद रंग के जहाज को नहीं ढूंढ पाए। जब जहाज पैसेंजर्स के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्हें वो नजर ही नहीं आ रहे थे। इस वजह से पैसेंजर्स ने उन्हें सिग्नल देने के लिए लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, मगर इसे लिखने के लिए लिपस्टिक कम थी। फिर उन्होंने अपने सूटकेस की मदद से बर्फ में एक बड़ा
बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वो ढूंढ सकें। उस दिन फिर से किसी जहाज ने उन्हें नहीं देखा। 15 अक्टूबर वाले दिन भी जब उन्हें कोई न ढूंढ सका तो उन्हें वहां रहने के लिए पानी की जरूरत थी, जो उन्होंने बर्फ को पिघलाकर बूंद बूंद पानी जमा किया, लेकिन खाने के लिए कुछ मौजूद ना था। हादसे के 3 दिन बाद जो शख्स कोमा में था वो जाग गया और उसे पता चला कि उसकी मां मर चुकी है और बहन जख्मी है। वक्त गुजरने के साथ साथ खाना खत्म हो रहा था। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर उनकी आंखों में चुभ रही थी। इसी तरह 8 दिन गुजर जाते हैं और रेस्क्यू टीम रोज उनके ऊपर से गुजर जाती। 8 दिन के बाद नैंडो प्राडो की बहन भी मर जाती है और इधर सर्च ऑपरेशन को भी रोक दिया जाता, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बर्फ ज्यादा पड़ने की वजह से इसे 2 माह के लिए रोक दिया जाता। रेस्क्यू टीम को लगा अब तक सब मर चुके होंगे, इसीलिए इनकी डेड बॉडीज को 2 माह बाद ढूंढकर इनके घर पहुंचा देंगे। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन में एक रेडियो मिला। ऑन करने पर उसमें न्यूज चल रही थी कि सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। न्यूज ने सर्वाइवर्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। अब उनको पता था कि यहाँ मौत पक्की है। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उनकी रुई को कपड़ों में भर के बचने की कोशिश की, मगर सबसे बड़ी परेशानी खाने की थी, जिसके लिए इन्हें वो करना पड़ा जिसे सोचकर इंसान की रूह कांप जाए। इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार और उन दोस्तों जिनके साथ कभी खेले, उनकी डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। ना ये एक दिल दहला देने वाली बात, ये फैसला बहुत मुश्किल था। एक एक करके दिन गुजर रहे थे। 29 अक्टूबर 1972 को कुदरत ने इन्हें एक और झटका दिया। वो प्लेन में सो रहे थे कि अचानक उन्हें पता चला कि बाहर बर्फ का एक मोटा टुकड़ा नीचे गिर रहा है और ये इतनी जोर से आया कि इनका प्लेन बर्फ में आ गया और दब गया। अब प्लेन के अंदर भी बर्फ थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुई और 8 लोग और मर गए। अब जो जिंदा थे वो 19 रह गए। जो बर्फ में दबे थे उन्हें निकलने में 3 दिन लग गए। इन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ एक एक करके सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि यहाँ से बाहर निकलकर मदद तलाश की जाए। इनमें ज्यादातर जख्मी थे। 3 लोग सिर्फ ऐसे थे जिन्हें कम चोटें थी। इन्होंने पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लेने का फैसला किया। इन्होंने रास्ते के लिए मास्क के टुकड़े साथ लिए और ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े लिए। क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 अक्टूबर 1972 को निकलते हैं। शाम को उनकी नजर प्लेन के निचले वाले टूटे हिस्से पर पड़ती है। वो उस मलबे के पास जाते हैं जहाँ से उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है। प्लेन के पिछले हिस्से में उन्हें एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा कि इसको प्लेन के पास ले जाकर जोड़कर शायद कोई मदद मिल जाए। वो काफी वजनी था। फिर उन्होंने सोचा कि डिवाइस यहाँ ले आते हैं और बैटरी से जोड़कर चलाया जाए और मदद ली जाए। कुछ दिनों तक वो इसे ऑन करने की कोशिश में लगे रहे, मगर नाकाम हुए। क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर 1972 को 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और बाकी 16 लोग रह जाते हैं। 3 लोग बिना किसी डर के ग्लेशियर पर चढ़ते हैं। उन्हें लगता था कि जिस सिमत वो चल रहे हैं वहाँ आबादी जरूर होगी और वो दिन में इसको पार कर लेंगे। चौथे दिन जब वो चोटी पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो गलत सिमत चढ़ रहे थे। खाना कम होने की वजह से एक वापस चला जाता है और 2 आगे दुरुस्त सिमत चलने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक नदी मिलती है। लगातार 9 दिन चलने के बाद 20 दिसंबर 1972 को नदी के दूसरे किनारे पर उन्हें 3 लोग नजर आते हैं। वो बहुत थक चुके थे और इन्हें इस दिन मदद की उम्मीद नजर आई। इन्हें आवाज देने पर वो टुमारो बोलकर चले गए। अगले दिन वो विलेजर वापस आया और एक कागज में पेन और पत्थर लपेटकर नदी की दूसरी जानब फेंका। नैंडो प्राडो ने उस कागज पर सारा हादसा लिख दिया। जब विलेजर ने कागज पढ़ा तो वो समझ गया, क्योंकि उसे पता था कि कुछ दिन पहले पहाड़ों में एक प्लेन तबाह हुआ है। लेकिन वो हैरान था कि ये लोग अब तक कैसे जिंदा हैं। वो जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ राब्ता किया और चिली की एयरफोर्स रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स प्राडो और कनेसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया। इनकी हालत बहुत खराब थी और टोटल 16 लोग ही बच पाए हैं। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली थी। इतने दिनों तक इन लोगों का बच जाना एक कुदरत का मौजज़ा ही था। इस तरह की मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।